हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और यह ज़रूरी भी है आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ पर आज हम इस लेक्चर में क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक इंटीग्रेशन एक बार फिर से लेकर आए हैं। और आज इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन फाइंड करने के मेथड बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म को किस तरह से यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल के थ्रू इस लेक्चर में आपको बताएंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को बिना स्किप करके आखिरी तक देखें और जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इस लेक्चर में दिया गया है वो सारे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें, ताकि आप इंटीग्रेशन फाइंड करने के ये मेथड मतलब पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके इंटीग्रेशन फाइंड करने के मेथड्स को आसानी से सीख पाएँ। तो इसके लिए आप लेक्चर को शांतिपूर्वक बिना स्किप करके आखिरी तक देखें, तभी ये सारे मेथड्स आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अराइज यह होता है कि इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करेंगे। वह कौन सा इंटीग्रांड हमारे सामने होगा जब हम उसको फाइंड करने के लिए, उसके इंटीग्रेशन के वैल्यू को फाइंड करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। यह सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी इंटीग्रांड के इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए तब यूज़ करेंगे जब वह इंटीग्रांड, हम जानते हैं कि अगर कोई इंटीग्रल इस तरह से है तो यह जो फंक्शन है इसे इंटीग्रांड कहा जाता है। तो यहाँ पर यह इंटीग्रांड, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन तब लगाते हैं जब यह रेशनल फंक्शन होता है। रेशनल फंक्शन मतलब जब इंटीग्रांड रेशनल, एफ एक्स यहाँ पर क्या कहलाता है, इंटीग्रांड कहलाता है। तो जब इंटीग्रांड रेशनल फंक्शन होता है तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। अब यह एक क्वेश्चन अराइज फिर से हो जाता है कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम रेशनल फंक्शन के बारे में सीखेंगे, फिर कब रेशनल फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जाता है ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन, कोई भी फंक्शन, सबसे पहले अगर कोई भी फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स, कोई भी फंक्शन रेशनल फंक्शन तभी कहलाता है जब इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा, पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में। कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर इसका एक्सप्रेशन पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, पॉलिनोमियल, बोथ आर पॉलिनोमियल्स। ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तब इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन अगर किसी फंक्शन का है तो वह रेशनल फंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 1, तो जानते हैं ये पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में, x में, और इसका डिग्री 3 है। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है कि उसमें जो भी टर्म होता है उसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म होता है वही एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देख सकते हैं। इस टर्म का एक्सपोनेंट यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है तो इसका एक्सपोनेंट 2 है, और इसमें x का पावर 3 है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट दिखाई दे रहा है 3, यही इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। क्लास 10th में आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ रखा होगा। और एक नीचे पॉलिनोमियल हम लेते हैं x² प्लस 6x प्लस 7। तो यहाँ पर ऊपर में पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x और नीचे में पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। तो यह पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो इसलिए यह फंक्शन क्या कहलाएगा, रेशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन का फॉर्म याद रखना है हमेशा, पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होगा। दोनों के दोनों यहाँ पर पॉलिनोमियल्स होंगे। अब रेशनल फंक्शन, सबसे पहले यहाँ पर किसी भी इंटीग्रेशन मतलब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगाएंगे जब वह रेशनल फंक्शन होगा।
अब रैशनल फंक्शन में भी दो तरह का होता है, रैशनल फंक्शन दो तरह का होता है। उस दोनों तरह में से एक को बोला जाता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, दूसरा को बोला जाता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगाया जाता है ये भी बताएंगे। तो अगर रैशनल फंक्शन, यहाँ पर रैशनल फंक्शन दो कैटेगरी में होता है। पहला है यहाँ पर प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन होगा तो पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में तो एक्सप्रेशन होगा ही, तो यहाँ पर पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होगा। पी एक्स और क्यू एक्स ये दोनों का दोनों क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। चूँकि रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होते हैं। अब यह रैशनल फंक्शन प्रॉपर कब कहलाएगा, जब इसमें न्यूमरेटर इसका डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होगा, ठीक है। तो हियर डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ये कंडीशन है। किसी भी रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन होने के लिए एकमात्र कंडीशन है कि डिग्री ऑफ पी एक्स मतलब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसके डिग्री से लेस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसका डिग्री 2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसका डिग्री 3 है। तो यह एग्जाम्पल है प्रॉपर रैशनल फंक्शन का, ठीक है। दूसरा जो रैशनल फंक्शन का टाइप होता है उसे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहा जाता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होगा ही, क्योंकि रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होता है। ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होते हैं, बोथ पॉलिनोमियल। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में तो होगा ही, यहाँ पर यह पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होगा। लेकिन यह इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब कहलाएगा, तो ये जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के इक्वल या ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर मतलब पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स या तो ग्रेटर या इक्वल्स होना चाहिए किसके, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, न्यूमरेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा। दो केस हो सकता है यहाँ पर, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो, या न्यूमरेटर का डिग्री ऑलवेज डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। न्यूमरेटर का डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यह रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रैशनल फंक्शन के टाइप्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, और हम यहाँ पर अभी बता देते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है। मतलब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो और अगर वह प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो, अगर वह प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तो वहाँ पर उस प्रॉपर रैशनल फंक्शन के वैल्यू को इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आर ऑलवेज अप्लाइड फॉर इंटीग्रांड विच रिप्रेजेंट्स प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये याद रखना है, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कब किस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया जाएगा, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन का फॉर्म क्या होगा और उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के कौन से फॉर्म को यूज़ करेंगे, इसके एक
चार्ट या एक टेबल दिया गया है जो हमारे सिलेबस में है, उसी को अकॉर्डिंगली हम उसको स्टडी करके उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करके सारे फॉर्म को हम इंटीग्रेट करके समझेंगे। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन किस पे लगाएंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो होगा px बाई क्यू एक्स के फॉर्म में, ठीक है। और px का डिग्री ऑलवेज qx का डिग्री से लेस होगा, डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx। ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन होने का कंडीशन है और इसी में हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को दो या दो से अधिक पार्ट में स्प्लिट करना, ठीक है। एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन को दो या दो से अधिक सिंपलर फंक्शन में स्प्लिट करने के मेथड को पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। पार्शियल PART, पार्ट, पार्ट मतलब हो गया उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। पार्ट मतलब भाग होता है, मतलब एक फ्रैक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का जो तरीका होता है, और ये तरीका हम सिर्फ लगाते हैं किस पे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे। तो इसे ही पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वेल डिफाइंड फॉर्म दिया गया है हमारे सिलेबस में कि कौन सा प्रॉपर रैशनल फंक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा। ये हमारे सिलेबस में जो 5 तरह के पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म हैं, इसी पे बेस्ड आपके जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम उन 5 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर रैशनल फंक्शन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म को सबसे पहले एक टेबल के थ्रू याद रखेंगे और उसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसको एक एक करके यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्म है यहाँ पर उसको समझते हैं। फॉर्म 1, एक एक करके बाद में हम ये पांचों के पांचों फॉर्म को एक चार्ट में लिख देंगे जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 1 और यहाँ पर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म नंबर कुछ ऐसा होगा, इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होगा px प्लस क्यू और नीचे होगा x ax प्लस b एंड cx प्लस d, ठीक है। यहाँ पर ax प्लस b इंटू cx प्लस d, ये दोनों पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब नीचे देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, बट यह फैक्टराइज होकर 2 लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये नीचे का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, बट वो फैक्टराइज होकर 2 लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों हम देख सकते हैं क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और ऊपर का डिग्री कितना है? 1 है। ऑफ कोर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा जिसका डिग्री 2 होगा। ऊपर का डिग्री यहाँ पर 1 है, या कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डिग्री 0 हो जाएगा। जानते हैं ऊपर का डिग्री 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है नीचे यहाँ पर दोनों लीनियर फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम सबसे पहले इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा सबसे पहले उसमें एक्सप्रेस कर देंगे। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, a बाय इस दोनों में से कोई भी लीनियर फैक्टर, a बाय इस दोनों में से कोई भी एक लीनियर फैक्टर। तो मान लेते हैं हम इसको रखते हैं ax प्लस बी प्लस b बाय
दूसरा लीनियर फैक्टर, जो लीनियर फैक्टर हम यहाँ पर ले चुके हैं उसके अलावे जो दूसरा लीनियर फैक्टर बचा है वो बी के नीचे रखना है। तो यहाँ पर बी के नीचे क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है, यहाँ पर ए और बी क्या है, यार ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। और इसी कांस्टेंट्स का वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है ये हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको बताएंगे। अगर ये दोनों कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाता है तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इस दोनों के सम को इंटीग्रेट करना होगा। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर बहुत आसान तरीका है कि ये देख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x होता है, तो यहाँ पर ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे इसका एक क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन निकालना है 2x प्लस 5 और नीचे है हमारा 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 6। ठीक है, नीचे दोनों का दोनों लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं x प्लस बी है और ये सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर मतलब लीनियर फैक्टर एट एनी होना चाहिए, अब कोई ज़रूरी नहीं है सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में ही एग्जैक्टली हो, यहाँ पर दो टर्म के बीच माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या यह फॉर्म 1 पे है या नहीं। तो एग्जैक्टली यह फॉर्म नंबर 1 पे है, क्योंकि ऊपर का डिग्री 1 है और नीचे का डिग्री अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और ये दोनों लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, तो हम इसे सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर जो कांस्टेंट ए और बी है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट इसको बिना इंटीग्रेट के, ये जो इंटीग्रांड है सिर्फ इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5 बाय 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाय 3x प्लस 1 प्लस b बाय x माइनस 6। इसको कुछ एज्यूम कर लेना है, 1 2 जो भी एज्यूम करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगले स्टेप में इधर हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 2x प्लस 5 बाय 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6। इधर का एलसीएम हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 होगा। a मल्टीप्लाइड होगा x माइनस 6 के साथ, तो a टाइम्स x माइनस 6, और b मल्टीप्लाइड होगा 3x प्लस 1 के साथ, तो b टाइम्स 3x प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स x माइनस c प्लस b टाइम्स 3x प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, x माइनस 6 और 3x प्लस 1, और ये दोनों ही एक्सप्रेशन यहाँ पर, ये दोनों मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये LHS का है और ये पूरा RHS का है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों ही एक्सप्रेशन x के किसी भी वैल्यूज के लिए यहाँ पर वैलिड होंगे। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1000 रखते हैं तो इधर भी 1000 रखना होगा। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 5 लाख रखते हैं तो इधर भी 5 लाख रखना होगा। तो मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन में अगर हम x को जो वैल्यू LHS में देंगे वही वैल्यू RHS में देना होगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे ताकि बारी बारी से a और b का वैल्यू हमें आसानी से मिल जाए, तो उस मेथड के लिए हम जाएंगे। तो एक मेथड तो है कि हम यहाँ पर x का कोई भी नंबर पुट कर देंगे बारी बारी से, जिससे a और b में दो इक्वेशन मिलेगा, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। बट ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसको भी NCERT में बताया गया है, इस तरह से हम यूज़ करके a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा यहाँ पर समय ज़्यादा खर्च होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास a के साथ जो फैक्टर है और b के साथ जो फैक्टर है ये दोनों दिखाई दे रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये दोनों फैक्टर को 0 एज्यूम करेंगे और उससे जो x का वैल्यू आएगा वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो व्हेन
पहला लीनियर फैक्टर x माइनस 6, इसको 0 लेते हैं, तो इससे x का वैल्यू क्या आएगा, इससे x का वैल्यू 6 आएगा। अब हम दोनों साइड, चूँकि ये दोनों ही साइड सेम नंबर अगर हम जो इधर रखेंगे उधर भी वही रखना होगा, इसके लिए वैलिड है। तो हम यहाँ पर अब x इक्वल टू 6 रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि x माइनस 6 ये 0 हो जाएगा, मतलब एक ख़त्म हो जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा, इससे यही फ़ायदा होगा। तो x इक्वल टू 6 रखेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर 2 इंटू 6, 2x प्लस 5 बिकम्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 5, a इंटू एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 यहाँ पर डायरेक्ट 0 रखेंगे, और b इंटू 3 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू 6 है प्लस 1, तो 6 2 जा 12 और 5 मिलकर 17 हो गया। और यहाँ पर b इंटू 6 3 जा 18 प्लस 1 19, तो देयरफॉर b की वैल्यू 17/9। ठीक है, तो x इक्वल टू 6, मतलब x माइनस 6 अगर 0 पुट किए तो यहाँ पर इसके साथ a ख़त्म हो गया और b का वैल्यू मिल गया। अब हम सेम चीज़ दूसरा लीनियर फैक्टर 3x प्लस 1 ये 0 रखेंगे। ठीक है, तो when 3x प्लस 1 0 रखेंगे, ठीक है, तो इससे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/3। अब दोनों ही साइड x के जगह पर -1/3 रखेंगे, देखते हैं a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर 2x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1/3 प्लस 5, और x का वैल्यू -1/3, तो -1/3 -6, अब प्लस b इंटू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 0 डायरेक्ट रखेंगे, तो b इंटू 0, तो ये हो गया -2/3 प्लस 5, यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर -1 -18, तो ये हो गया हमारा 3 एलसीएम हो गया -2 प्लस 15, यहाँ पर -19/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 15 - 2 मतलब 13 हो जाएगा, 13 इक्वल्स टू a इंटू -19, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -13/19। ठीक है, a का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, एग्जैक्ट नंबर आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव रूट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 कभी नहीं होगा। a और b का वैल्यू 0, ये शायद रेयरली, ये हम नहीं कह सकते हैं कभी नहीं होगा, बट बहुत कम चांस है कि a और b का वैल्यू 0, और शायद नहीं ही होगा। ठीक है, तो a और b का वैल्यू आ गया है। अब ये दोनों ही वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन, करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, उसमें a और b का वैल्यू रख के फिर हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ a और b के वैल्यू से काम है, तो b का वैल्यू यहाँ पर है और a का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो इस दोनों a और b का वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1, ये एक्सप्रेशन 2x प्लस 5 बाय 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू a। तो a का मतलब a इंटू 1 होता है और b का मतलब b इंटू 1 होता है। तो a का वैल्यू सीधा हम रखते हैं 17/19 इंटू 1 बाय 3x प्लस 1। इसी तरह से a का वैल्यू ये था, a का वैल्यू -13/19 प्लस b का वैल्यू 17/19 इंटू 1/x-6। अब हमें ये इंटीग्रेट करने दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन, मतलब दोनों साइड यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर 2x प्लस 5 बाय 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6, इसका इंटीग्रेशन, इधर ये दो टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा। इसमें भी इससे भी देख सकते हैं, यहाँ पर पहला में यहाँ पर -13/19 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -13/19 बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3x प्लस 1 का। दूसरा टर्म में 17/19, यह मल्टीप्लाइड हो रहा है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17/19 इंटू 1/x-6 का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन अब यहाँ पर दो अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के फॉर्म में
आ चुका है, जिसमें से पहला इंटीग्रेशन 1/3x+1 और 3x+1 ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब x को रिप्लेस किया गया है, तो हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी होता है। तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करें, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, और यहाँ पर x के प्लेस पे 3x+1 है, जो कि x को रिप्लेस किया गया है लीनियर पॉलिनोमियल से। और यह हम अपने पिछले लेक्चर से करते आ रहे हैं कि इसका फार्मूला भी यही log mod x का फार्मूला ही लगाना होगा। बस यहाँ पर आंसर में फंक्शन वाले पार्ट में x का कॉफिशिएंट जो कि यहाँ पर 3 है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। और यह तो वाकई यहाँ पर 1/x के रिप्लेसमेंट, x का रिप्लेसमेंट लीनियर पॉलिनोमियल x-6 एक बार फिर से दूसरे में भी है, तो इसका भी log mod x का फार्मूला ही लगाना होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब क्या होगा, -13/19, x का कॉफिशिएंट 3, इसका रेसिप्रोकल 1/3 इंटू log mod 3x+1, फिर 17/19 इंटू यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1/1 लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे log mod x-6 प्लस सी। ये आंसर आ गया। तो देख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालने में ही सिर्फ जो हमारा समय यहाँ पर बर्बाद हुआ है, बर्बाद नहीं हुआ है मतलब जो यूज हुआ है, बाकी यहाँ पर इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं मात्र एक स्टेज में हमारे सामने है। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन को लगाने का पहला फॉर्म का तरीका है। कंडीशन है नीचे दोनों फैक्टर लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब दो एक्सप्रेशन दोनों ही लीनियर फैक्टर होना चाहिए, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रांड प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म था। अब हम सेकेंड फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके दूसरे फॉर्म को देखते हैं, फॉर्म 2, और ये इसका हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। तो फॉर्म 2 में जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन का फॉर्म होगा वह कुछ इस तरह से होगा, ax+b और नीचे हो जाएगा px+q का होल स्क्वायर। तो अगर इसको एक्सपेंड कर देंगे तो नीचे वाले पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। तो इस तरह से यह प्रॉपर रैशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नीचे याद रखना है हमेशा px+q, अगर इसका स्क्वायर को हटाते हैं तो px+q एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और यह px+q एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे है, मतलब नीचे लीनियर पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म होना चाहिए। जैसे कुछ इस तरह से हो सकता है x+1/3x+5 का होल स्क्वायर, या ये भी हो सकता है x-1 3 - x का होल स्क्वायर, या ये हो सकता है 5/x+1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का हो सकता है। ये सारे के सारे इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नीचे लीनियर पॉलिनोमियल का होल स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर का डिग्री 2 या 0, जैसे ये कांस्टेंट है तो इसका डिग्री 0 हो गया। तो ये तीनों के तीनों प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरी प्रॉपर रैशनल फंक्शन में ये नीचे लीनियर पॉलिनोमियल उसका होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये होता है a बाय लीनियर पॉलिनोमियल विदाउट स्क्वायर, मतलब px+q, और दूसरा टर्म हो जाएगा b बाय लीनियर पॉलिनोमियल विथ स्क्वायर, ये b है px+q का होल स्क्वायर। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होता है। एक बार a बाय लीनियर पॉलिनोमियल बिना स्क्वायर के लिखना है, प्लस b बाय लीनियर पॉलिनोमियल विथ स्क्वायर लिखना है। ठीक है, उसके बाद a और b का वैल्यू फाइंड करके हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम मान लेते हैं x+5/3x+7 का होल स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये देख सकते हैं 3x+7 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब ऊपर का डिग्री 1 है और नीचे का डिग्री 2 है। यह इस फॉर्म को जस्टिफाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रांड को लिखेंगे, लेट x+5
बाय 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, a बाय 3x प्लस 7 विदाउट स्क्वायर एंड प्लस b बाय 3x प्लस 7 विथ स्क्वायर। इसको कुछ एज्यूम कर लेना है 1 2 3 या XY जो एज्यूम करना चाहते हैं आपकी मर्जी। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बाय 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इधर का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इधर 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 7 और 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर का एलसीएम 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 7 बचेगा और वो 3x प्लस 7 a से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर a टाइम्स 3x प्लस 7 और इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा और 1 टाइम्स b मतलब b होगा। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल्स टू a टाइम्स 3x प्लस 7 प्लस b। अब देख सकते हैं a के साथ यहाँ पर 3x प्लस 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक लीनियर फैक्टर है, तो इसको हम एक बार 0 लेकर जो x का वैल्यू आएगा वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर when 3x प्लस 7 0 लेंगे तो इससे x का वैल्यू -7/3 आएगा। x का वैल्यू -7/3 हम यहाँ पर रखेंगे, तो x प्लस 5 x की जगह पर -7/3 प्लस 5 लिखेंगे और a टाइम्स 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 ये कितना है 0 है तो इसको 0 ही रखेंगे प्लस b, ये 5 3 जब 15 -7 मतलब 8/3, ये b का वैल्यू आ गया है। अब b के साथ यहाँ पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर b के साथ कोई भी फैक्टर नहीं है, तो अब b का वैल्यू आ चुका है, a का वैल्यू निकालना है तो b के साथ यहाँ पर कोई फैक्टर है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड एक x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे अपनी मर्जी से ताकि हमारा कैलकुलेशन भी इजी हो जाए और हमें a का वैल्यू भी मिल जाए। तो वैसे तो हम x का कोई भी रैंडमली कोई भी अपने चॉइस का वैल्यू रख सकते हैं, बट अगर सबसे छोटा नंबर रखा जाए, खास करके 0 और 1 अगर यूज़ नहीं हुआ है कहीं भी यहाँ पर कैलकुलेशन के दौरान, तो 0 और 1 या 0 और 1 के आसपास का नंबर अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट लाइकेबल नंबर होता है वो 0 होता है या 1 होता है, तो अगर 0 और 1 अब तक यूज़ नहीं हुआ है तो हम 0 रखेंगे नहीं तो 1 रखेंगे, और 0 के साथ कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, तो इस वजह से सबसे छोटा नंबर ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कोई भी बड़ा नंबर लिख देंगे और उसके बाद फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बाद में करना पड़ेगा, तो फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो x के जगह पर हम 0 रखते हैं, यहाँ पर टेक लिखेंगे, टेक x बराबर 0, और b का वैल्यू जो हम निकाल के रखे हैं ये भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 a टाइम्स 3 इंटू 0 प्लस 7 प्लस b का वैल्यू 8/3, तो ये हो गया 5 इक्वस टू a इंटू 7 प्लस 8/3। इस 8/3 को इधर भेज देंगे तो 5 माइनस 8/3 ये 7a हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 5 जा 15 माइनस 8 मतलब ये 7/3 इक्वस टू 7a, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर a का वैल्यू 1/3 आया है। a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों अब हम कहाँ रखेंगे, इस 1 में, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब पुट करते हैं इस दोनों को, फ्रॉम 1 यहाँ पर x प्लस 5/3 x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, x प्लस 5/3 x प्लस 7 का होल स्क्वायर, a का मतलब a इंटू 1, b का मतलब b इंटू 1। a का वैल्यू कितना आया है 1/3 इंटू 1/3 x प्लस 7। ठीक है, उसके बाद b का वैल्यू आया है 8/3, तो b इंटू 1 ये हो जाएगा 8/3 इंटू 1/3 x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं,
तो इधर इसका इंटीग्रेशन होगा और इधर ये दोनों टर्म का इंटीग्रेशन का सम होगा। तो यहाँ पर x + 5/3x + 7 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, इसमें 1/3 इंटू हो रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर कर देंगे तो 1/3x + 7 का इंटीग्रेशन, इसमें 8/3 बाहर आ जाएगा तो 8/3 को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 1/3x + 7 का होल स्क्वायर, 1/3x + 7 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x का log mod x होता है तो 1/3x + 1 का, 3x + 7 का, सबसे पहले x का कोफिशिएंट 3 है, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू log mod 3x + 7, 8/3 इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो ये 3x + 7 इसकी पावर -2, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हो गया 1/9 log mod 3x + 7 का mod, 8/3 फिर x का कोफिशिएंट 3 है तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3x + 7 -2 + 1/-2 + 1 + c। इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला लगा है, x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1/n+1, चूँकि यहाँ पर x रिप्लेस हुआ है 3x + 7 जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो इस फार्मूला को यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये 1/9 टाइम्स log mod 3x + 7, यहाँ पर -2 + 1 ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो अल्टीमेटली इस टर्म का साइन माइनस हो जाएगा, -8/9 इंटू 1 चूँकि इसका पावर -1 होगा इसको नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 7 + c, ये इसका आंसर होगा। तो टाइप 2 का जो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होगा या प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा उसके इस फॉर्म के इंटीग्रेशन को इस तरह से सॉल्व करके हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर का फॉर्म जो होता है उसको समझते हैं। तीसरा टाइप कुछ इस तरह से होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। तीसरा टाइप में जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ax² + bx + c, और ये हो सकता है px + q, mx + n, rx + s। अगर हम इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले यहाँ पर नीचे 3 लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, तीन पॉलिनोमियल तीनों लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। नीचे जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वह 3 लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए एक्सप्रेशन। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर x × x क्यूब वाला टर्म आएगा, मतलब नीचे का डिग्री अगर देखा जाए तो 3 है, इसलिए यहाँ पर ऊपर वाले का डिग्री कम से कम 2 होना चाहिए, नहीं तो 1 होना चाहिए, नहीं तो 0। ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं, 3x² + x + 1, नीचे कुछ ऐसा हो सकता है x + 1, x + 3, 5 - x, देख सकते हैं ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, और ऊपर यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक है। या कुछ ऐसा हो सकता है 2x - 11, ये हो सकता है 3x + 1, 2 - 3x, या 7 + 11x, लीनियर, और ऊपर में इसका डिग्री 1 है, तो फिर से ये इस फॉर्म को जस्टिफाई कर रहा है। नीचे हमेशा यहाँ पर 3 लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, और ऊपर का डिग्री ऑफकोर्स कम होना चाहिए नीचे के डिग्री से, या कोई कांस्टेंट हो सकता है, मान लेते हैं 15, ये x + 1 × x + 2 × x + 3, कुछ इसका एग्जाम्पल है इस टाइप्स का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्रॉपर रेशनल फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना हो वह कुछ इस फॉर्म का हो, ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पहला लीनियर फैक्टर, मतलब कोई भी एक लीनियर फैक्टर यहाँ पर लेंगे, px + q, फिर by कोई दूसरा लीनियर फैक्टर लेंगे, तो इस दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं mx + n लेते हैं, प्लस c/rx + s।
ए बी सी तीनों कांस्टेंट है, फिर इस तीनों का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें रख के इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्म है और ये याद रखना है। ये भी यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, इसमें जो फ्रैक्शन है यहाँ पर जो फंक्शन है वह प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, उसी के लिए यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इंटीग्रेट करना है, हम मान लेते हैं यहाँ पर x + 9 और नीचे है यहाँ पर x + 1, 3x + 5 एंड x - 2। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंटीग्रांड को हम इस के करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसे लेट करना होगा। लेट x + 9 बाय x + 1 इंटू 3x + 5 इंटू x - 2। a बाय पहला लीनियर फैक्टर लेते हैं x + 1 प्लस b बाय 3x + 5 प्लस c बाय x - 2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x + 9 बाय x + 1 इंटू 3x + 5 इंटू x - 2। एलसीएम यही हो जाएगा इस तीनों का, x + 1 इंटू 3x + 5 इंटू x - 2। इस पूरे को अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 3x + 5 इंटू x - 2 और ये मल्टीप्लाई होगा किसे, a से। तो a टाइम्स 3x + 5 इंटू x - 2। फिर इसको कैंसिल कर देगा और b मल्टीप्लाई होगा x + 1 इंटू x - 2 से, x + 1 इंटू x - 2। और फिर c x + 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, c मल्टीप्लाई होगा x + 1 इंटू 3x + 5 से, x + 1 इंटू 3x + 5 से, x + 1 x + 1 3x + 5 3x + 5 x - 2 x - 2, ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, x + 9। तो देयरफॉर x + 9 और यहाँ पर RHS में a टाइम्स 3x + 5 इंटू x - 2 प्लस b टाइम्स x + 1 इंटू x - 2 एंड प्लस c टाइम्स x + 1 इंटू 3x + 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं तीन तरह के लीनियर फैक्टर, एक x + 1 है, दूसरा 3x + 5 है और तीसरा x - 2 है। बारी बारी से एक एक करके तीनों को जीरो के इक्वेट लेकर जो x का वैल्यू आएगा उसको पुट करते चले जाएंगे और यहाँ पर a b c में से हर एक का वैल्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं 3x + 5 0। तो इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू -5/3 इससे मिलेगी। इसमें रखते हैं -5/3 प्लस 9। 3x + 5 ये तो 0 ही है, तो ये 8 टाइम्स 0 हो गया। यहाँ ये 0 और ये x - 2 तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। फिर b, इसमें x के जगह पर -5/3 प्लस 1, फिर इस x के जगह पर -5/3 - 2 प्लस c, इसमें 3x + 5 है और 3x + 5 0 है। तो अगर हम यहाँ पर 3x + 5 0 रखते हैं तो 0 इंटू x + 1 मतलब 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो c इंटू 0 लिखना होगा। ठीक है, अब ये 9 3 जा 27 और -5 तो 22/3 ये हो जाएगा। ठीक है, 9 3 जा 27 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 होगा। ठीक है, a वाला टर्म c वाला टर्म चला जाएगा, तो b टाइम्स 3 -5 मतलब -2/3 और 3 2 जा 6 -5 मतलब -11/3। एक 3 कैंसिल करा देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर 11 इंटू -2 -22 प्लस 22 और इधर 22 है, तो इधर फिर यहाँ पर b = क्या हो जाएगा 22/22 1, b का वैल्यू 1 आया है। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर लेते हैं x - 2 0।
उससे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब दूसरा फैक्टर x माइनस 2 0, तो इससे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 होगी। अब इस 2 को रखते हैं यहाँ पर फिर से इसमें 2 + 9, अब ये हो जाएगा x माइनस 2, ये 0 रखे हैं तो ये 0 और ये 3x + 5, तो 0 × 3x + 5 ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर a × 0 रखेंगे। यहाँ पर b के साथ भी एक फैक्टर x माइनस 2 है और वह 0 यहाँ पर रखे हैं, तो ये b के साथ पूरा का पूरा x + 1 × x माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा। c इसके साथ यहाँ पर अब x का वैल्यू 2 लिखना होगा, तो c × x + 1 मतलब 2 + 1 और 3 × 2 + 5, 9 और 2 मिलकर 11 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0, तो c × 3 और 3 2 = 6 5 11, ये कैंसिल हो गया। तो c का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, c का वैल्यू यहाँ पर 3 को इस साइड भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, c का वैल्यू आ चुका है, यहाँ पर b का वैल्यू आ चुका है, c का वैल्यू आ चुका है। अब तीसरा फैक्टर x + 1, ये 0 रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर का वैल्यू हम इधर रखते हैं when तीसरा फैक्टर है हमारे पास x माइनस 2 3x + 5, ये दोनों कंज्यूम हो चुका है x + 1 इसको 0 रखते हैं, तो इससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर रखते हैं -1 + 9, इसमें x + 1 नहीं है तो इसमें रखना होगा a × 3 × -1 + 5 -1 -2, बाकी इस दोनों टर्म में x + 1 है तो ये दोनों ही टर्म क्या हो जाएगा 0, 3 × 0 + c × 0, तो ये 9 - 1 8 हो गया, a × 3 -3 + 5 मतलब 2 और -2 - 1 -3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर a का वैल्यू 4 और ये -3 को इधर भेज देंगे तो -4/3। ठीक है, तो a b c तीनों का वैल्यू अब हम 1 में रखेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो a का मतलब यहाँ पर a × 1, b का मतलब b × 1, c का मतलब c × 1। हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 x + 9 / x + 1 × 3x + 5 × x - 2, a की वैल्यू -4/3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4/3 × 1/x + 1 प्लस b की वैल्यू यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पर 1 ही लिखना होगा, b की जगह पर 1/3x + 5 और c का वैल्यू यहाँ पर 1/3 आया है तो यहाँ पर c का वैल्यू 1/3 रखेंगे। ठीक है, 1/3 × 1/x - 2, हमें यह नहीं चाहिए बल्कि इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x + 9 / x + 1 × 3x + 5 / x - 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा, जिसमें से पहला टर्म में -4/3 इंटू है बाहर हो जाएगा 1/x + 1 का इंटीग्रेशन, दूसरा टर्म डायरेक्ट यहाँ पर 1/3x + 5 का इंटीग्रेशन लिखेंगे, तीसरा टर्म में 1/3 को बाहर करना होगा, 1/3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर 1/x - 2 इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/x + 1, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है तो यहाँ पर 1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -4/3 × log mod x + 1, 3x + 5, ये भी 1/x का इंटीग्रेशन से log mod 3x + 5 होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे log mod 3x + 5 और प्लस 1/3, ये 1/x - 2 का इंटीग्रेशन log mod x - 2 + c, यह होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर यह इंटीग्रेशन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्म में जो 3 लीनियर फैक्टर होता है नीचे, इसके वजह से यह
मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो फिर उसको थोड़ा सा आपको माइंड में या सेट करके रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बनाने में, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। मतलब आपको 5 से 7 मिनट लग सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जितना आप अच्छे से पेशेंसली इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कांस्टेंट का वैल्यू मतलब गलत नहीं आएगा और क्वेश्चन जो आपका फाइनल आंसर होगा वो सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथे फॉर्म की ओर। चौथा फॉर्म मतलब टाइप 4 कुछ इस तरह का होता है। ये ax² प्लस bx प्लस सी, नीचे कुछ इस तरह से होगा cx प्लस डी का होल स्क्वायर एंड px प्लस क्यू। मेनली यहाँ नीचे देखना है, मतलब डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर होगा, दूसरा एक लीनियर फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का डिग्री देखा जाए 3 है, ऊपर का इस वजह से डिग्री 2 है, ताकि यह प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर 3x² प्लस 5x प्लस 1, और नीचे लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1, या कुछ ऐसे हो सकता है 3x प्लस 7। ठीक है, डिग्री 2 या 1 या 0 भी हो सकता है। इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 4x। देख सकते हैं यह लीनियर पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर है और यह लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर यह लीनियर पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, यह लीनियर पॉलिनोमियल है। या कुछ इस तरह से हो सकता है 11/x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी, दोनों दो टर्म के बीच माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ देखना है कि नीचे एक टर्म लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए इनटू दूसरा टर्म लीनियर पॉलिनोमियल का होल स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, और ऊपर का डिग्री हमेशा नीचे की डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यह फॉर्म इंटीग्रांड का होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ए बाय, सबसे पहले कोई लीनियर फैक्टर इसमें से जो है वह ले लेते हैं px प्लस क्यू प्लस बी बाय जो लीनियर फैक्टर होल स्क्वायर के फॉर्म में है वही लेना है विदाउट स्क्वायर। तो यहाँ पर cx प्लस डी एंड c बाय इस बार cx प्लस डी विथ स्क्वायर लेना है। ठीक है, ए बाय वो लीनियर फैक्टर लेना है। ठीक है, अपनी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं। ए बाय सबसे पहले लेंगे जो लीनियर फैक्टर इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो, प्लस बी बाय जो लीनियर फैक्टर होल स्क्वायर है वो लेंगे विदाउट स्क्वायर, और सी बाय वही लीनियर फैक्टर लेंगे विथ स्क्वायर। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करना है और इंटीग्रेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड करना है x प्लस 5 x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 7। x प्लस 7 लीनियर पॉलिनोमियल है, यह भी लीनियर पॉलिनोमियल है बट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको सबसे पहले इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फॉर्म में लिखकर ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना होगा। इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं लेट x प्लस 5 बाय x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a बाय x प्लस 7 b बाय x प्लस 2 c बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 5 है। तो एलसीएम हमारा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यही होगा, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें अगर इसे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एक इसके साथ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसमें अगर x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, और ये फिर b से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर b टाइम्स x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 यह लिखेंगे। फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर
इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो x+2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और c किससे मल्टीप्लाइड होगा, x+7 से। तो c टाइम्स x+7 ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास क्या बचा, x+5 इक्वल्स टू a टाइम्स x+2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x+7 इंटू x+2 एंड प्लस c टाइम्स x+7। ठीक है। अब यहाँ पर मात्र दो तरह के लीनियर फैक्टर हैं, एक x+7 है, दूसरा x+2 है। x+2 का होल स्क्वायर 0 लेंगे तो उस केस में भी x+2 ही 0 होगा। ठीक है। तो दो लीनियर फैक्टर को यूज़ करते हैं। सबसे पहले व्हेन x+7 0 लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू -7, इसको यहाँ पर दोनों साइड रखते हैं। x की जगह पर अब -7 + 5, x+2 में x की जगह पर क्या रखेंगे, -7 + 2 का होल स्क्वायर। x+7 चूँकि यह 0 लिए हैं तो यहाँ पर x+7 का जगह पर अगर 0 रखेंगे तो 0 × x+2 ये तो 0 ही हो जाएगा, मतलब b टाइम्स 0 और c टाइम्स भी यहाँ पर x+7 0 है तो ये 5 - 7 ये -2 हो जाएगा, 8 टाइम्स -7 + 2 मतलब -5 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा और ये +0 तो a का वैल्यू यहाँ पर -2/25 आएगा। ठीक है। a का वैल्यू -2/25। अब दूसरी बार हम x+2 0 रखेंगे। व्हेन x+2 0 तो इससे x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू -2 यहाँ पर रखते हैं, -2 + 5। x+2 0 है तो ये a × 0 हो जाएगा। इसमें भी x+2 है, यहाँ पर x+2 और x+2 यहाँ पर 0 है तो ये पूरा टर्म भी b × 0 हो जाएगा और c × यहाँ पर x के जगह पर कितना रखना है, -2 + 7 तो ये 5 - 2 3 और यहाँ पर ये 0 ये 0 और c × 7 - 2 मतलब 5c। तो यहाँ पर c का वैल्यू 3/5 होगा। c का वैल्यू यहाँ पर है, a का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है। तो दो फैक्टर दोनों का दोनों कंज्यूम हो चुका है, कोई तीसरा फैक्टर है नहीं। हमें यहाँ पर c का वैल्यू, a का वैल्यू आ चुका है, बट अभी भी b का वैल्यू फाइंड करना बाकी है। तो अब हम जब हमारा सारा फैक्टर ख़त्म हो चुका है तो अब हम अपने चॉइस से जो सबसे छोटा नंबर पुट कर सकते हैं वो करेंगे। तो या तो 0 की तरफ जाएंगे या 1 की तरफ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं 0 यूज़ नहीं हुआ है तो अब हम x के जगह पर 0 पुट करेंगे और जो भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू आ चुका है वो हम यहाँ पर ऑलरेडी इसमें रखेंगे। ठीक है। तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे, इसको मिटाते हैं। तो x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 + 5 a का वैल्यू -2/25, x के जगह पर 0 + 2 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू निकालना है तो b रखेंगे, फिर x के जगह पर 0 + 7 और फिर 0 + 2 और c के जगह पर 3/5। x के जगह पर कितना है, x के जगह पर हम 0 लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर c के जगह पर 3/5 रखे हैं, x के जगह पर 0 + 7 तो ये हो गया 5, ये -2/25 × 2 का स्क्वायर 4, ये b × 7 × 2 14 और 3/5 × 7। ठीक है। इस दोनों टर्म को हम इस ओर ले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 + 4 × 2 = 8/25, ये 7 × 3 = 21/5 और इधर हो गया हमारा 14b। तो यहाँ पर 25 5 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 25। तो 25 × 5 125, फिर 25 और ये 8 मतलब 8 हो जाएगा और 5 5 जा 5 × 21 मतलब 105 इक्वल्स टू कितना बच जाएगा यहाँ पर 14b।
तो ये कितना हो गया 105, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 20 हो गया, ठीक है। 20 + 8 28, मतलब 28/25 = 14b। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो देयरफॉर b = 2/25। तो b का वैल्यू 25 यहाँ पर आया है। इसमें थोड़ा सा कुछ हो सकता है, मे बी ये सही भी हो या कुछ कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो सकता है, तो ये कोई नॉर्मल, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हो सकता है यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो वो आप देख लेना, बट ऐसा लगता नहीं है। तो अब यहाँ पर ए बी सी इस तीनों का वैल्यू हम 1 में रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आपको सही से करना है। तो यहाँ पर ए का बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू इस 1 में रखेंगे और फिर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 5 / x + 7 × x + 2 का होल स्क्वायर। अभी इसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं। = a का मतलब a × 1, b का मतलब b × 1, c का मतलब c × 1। तो a का वैल्यू -2/25 आया है, -2/25 × 1/x + 7। फिर b का वैल्यू 2/25 आया है, ठीक है। 2/25 × 1/x + 2। और c का वैल्यू 3/5 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे c का वैल्यू, यहाँ रखते हैं 3/5 × 1/x + 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हमें यहाँ पर 3 अलग अलग टर्म को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x + 5/x + 7 × x + 2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला टर्म में -2/25, इसको बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x + 7 का, ठीक है। इसको मिटाते हैं। दूसरा टर्म में 2/25, ये बाहर होगा, इंटीग्रेशन होगा 1/x + 2 का। तीसरा टर्म में 3/5, यह बाहर होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x + 2 का होल स्क्वायर। तो -2/25 1/x + 7, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x + 7। फिर 2/25 1/x + 2 का इंटीग्रेशन log mod x + 2। और इसमें इसको ऊपर भेज देते हैं, तो बाहर में सबसे पहले कितना है 3/5 1/x + 2 की पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया -2/25 log mod x + 7, 2/25 log mod x + 2, और ये 3/5 x + 2 की पावर -2 + 1/-2 + 1 + c, ठीक है। इसको आप बाद में रेसिप्रोकल कर लेना और यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर एक स्टेप आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब इस फॉर्म, जो फॉर्म नंबर 4 हमने यहाँ पर आपको बताया है, इसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसमें काफ़ी कैलकुलेशन करके जो कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करने होते हैं। इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो फिर इसमें आपको बाद में टाइम थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पहले से बेटर हो जाएगी। तो सारा चीज़ डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चंस इस टाइप्स के सॉल्व कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस यही मेथड है। आपको यहाँ पर A B C ये अच्छे से बिना एरर के, बिना मिस्टेक्स के फाइंड करना होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अब अगले टाइप 5 की ओर। ओके, अब यहाँ पर जो 5वां फॉर्म है, जो हमारे सिलेबस में, मतलब आपके सिलेबस में जो दिया गया है टोटल 5 फॉर्म्स, उसमें से ये 5वां और लास्ट फॉर्म, जिसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूमरेटर में होगा px² + qx + r, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं यहाँ पर ax + b, और दूसरा यहाँ पर cx² + dx + e। तो नीचे देख सकते हैं एक लीनियर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और दूसरा ये क्वाड्रेटिक है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन कंडीशन है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, नॉट फैक्टराइजेबल। ये फैक्टराइजेबल नहीं होना चाहिए, मतलब इसका फैक्टर हम नहीं कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो फिर ये चला जाएगा तीसरा फॉर्म पे, ये याद रखना है। तो देखा जाए तो ऊपर मतलब नीचे का डिग्री अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 होगा, और ऊपर का डिग्री 2 होगा ऑफकोर्स, चूँकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, या कुछ ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 9 और ये लिख सकते हैं x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों इस फॉर्म को जस्टिफाइड करता है। यहाँ पर जब भी हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक और एक फैक्टर लीनियर, तो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी 5th फॉर्म पे पूछा जाता है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये कुछ इस तरह से होगा, ए वाई जो लीनियर फैक्टर है ए एक्स प्लस बी, और बी एक्स प्लस सी बाय जो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि फैक्टराइजेबल नहीं है, इसके ऊपर में लिखाएगा बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये याद रखना है, ये सी और ये सी डिफरेंट, ये स्मॉल सी है, ठीक है। और ये बी ए बी सी ये अननोन कांस्टेंट्स है जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर ए बी सी किस तरह से फाइंड करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। जैसे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे है एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक है और ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं ए बाय लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर यहाँ पर कौन है, एक्स प्लस 2 है, लीनियर फैक्टर एक्स प्लस 2 है, और दूसरा लिखेंगे यहाँ पर बी एक्स प्लस सी बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि फैक्टराइजेबल नहीं है, तो वो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको 1 एज्यूम करके रखते हैं। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। एलसीएम होगा यहाँ पर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ए जाएगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ, तो ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स प्लस 2 यहाँ पर बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। एक्स प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी, नीचे का दोनों टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हमारे पास बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एच एस में है ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2 टाइम्स बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस 2, ये लीनियर फैक्टर है नहीं, ये फैक्टराइज होगा भी नहीं, अगर होता तो यह तीसरा फॉर्म पे चला जाता। तो फिलहाल हम इस एक लीनियर फैक्टर को यूज़ करते हैं। एक्स प्लस 2 0 लेते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस 2 अगर 0 लेंगे तो एक्स का वैल्यू -2 होगा, इसको रखते हैं दोनों साइड, तो -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 ए टाइम्स यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 3, और x प्लस 2 यहाँ पर 0 है, तो ये 0 इंटू बी एक्स प्लस सी ऐसा लिखेंगे। ये 4 हो गया, ये -2 प्लस 1, यहाँ पर ए टाइम्स ये -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, और ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 4 1 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो गया, ठीक है। ए टाइम्स 7, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3/7, ए की वैल्यू 3/7 होगी, ठीक है। दूसरा लीनियर फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है नहीं, और सिर्फ हमें ए का वैल्यू मिला है। अब बी और सी दोनों का वैल्यू चाहिए, तो अब अपनी मर्जी से
एक्स को अपने चॉइस से छोटे नंबर यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो सबसे जो लाइकेबल नंबर होता है वो 0 और 1 होता है। तो एक बार हम x का वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार हम x का वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको तो रखना ही होगा। तो टेक x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1। a का वैल्यू 3/7 रखेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 3। फिर यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 प्लस 2, फिर b इंटू 0 प्लस c। तो अब देख सकते हैं c का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 3/7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू सी। तो इस टर्म को हम इस तरफ भेज देते हैं, 1 माइनस 3 3 जा 9/7 इक्वल्स टू 2c। तो ये 7 माइनस 9 मतलब -2/7, -2/7 इक्वल्स टू 2c। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर c का वैल्यू -1/7, c का वैल्यू आ गया। यहाँ पर a का वैल्यू आ गया। x 0 पुट कर चुके हैं। अब हमारे पास चॉइस है x का वैल्यू 1 पुट करने के लिए। तो हमको देखना होगा क्या हम x का वैल्यू 1 पुट कर चुके हैं। तो अभी तक हम x का वैल्यू 1 पुट नहीं किए हैं। तो अब हम बिल्कुल आराम से x का वैल्यू 1 या -1 अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं। तो 0 के बाद सबसे ज़्यादा जो मतलब चॉइस होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 और 0 के साथ कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। तो 1 पुट करेंगे और इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। x की जगह पर 1 लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। a का वैल्यू 3/7, फिर x का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 3, फिर x का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू b का वैल्यू निकालना ही है, b इंटू 1, और c का वैल्यू निकाल चुके हैं -1/7। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो गया, और ये हो गया 3/7 इंटू 3 और 1 4 प्लस 3 इंटू b 3b -213 इंटू 1/7। इसको और इसको इस और भेज देते हैं, तो 3 -12/7 प्लस 3/7 इक्वल्स टू 3b। ठीक है, तो ये 7 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, 7 3 जा 21 -12 प्लस 3 इक्वल्स टू 3b। 21 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 हो गया, 9 3 12। ठीक है, तो 3 12/7 इक्वल्स टू 3b। ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर b का वैल्यू 4/7 आएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ पर 4/7 आया है। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये मिस्टेक हो, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी आप इसको देख लेना। a b c तीनों का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब ये तीनों का वैल्यू हम इसमें 1 में रखेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 यहाँ पर LHS है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। a का मतलब a इंटू 1, और a का वैल्यू आया है 3/7 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 2। फिर b का वैल्यू आया है यहाँ पर 4/7 bx प्लस c का वैल्यू -1/7 आया है। ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। चूँकि हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा दोनों साइड। तो LHS में 3/7 को बाहर कर देंगे। यहाँ RHS में पहला टर्म का इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2, और ये यहाँ पर हो जाएगा 4/7x माइनस 1/7 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 3/7 ये इसका इंटीग्रेशन log mod x प्लस 2 होगा। यहाँ पर दो अलग अलग इंटीग्रल में इसको फिर से सेपरेट करना होगा। तो एक इंटीग्रेशन हो जाएगा 4/7 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस 1/7 1/x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है,
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है ये। बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये और इसके क्वेश्चंस आपके बुक्स में, आपके पास जो भी बुक्स हैं या आपके पास क्वेश्चन बैंक से, तो इस तरह के, इस टाइप्स के क्वेश्चन जितने भी आपके पास जो भी मिलता है आप उसको सॉल्व ज़रूर करें, उसे पीछे नहीं हटना है। जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतने अच्छे से आप उसे बाद में सॉल्व, मतलब बिना किसी कठिनाई के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 3/7 यहाँ पर लॉग मॉड x प्लस 2, यहाँ पर x² प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा और यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे 4/7 इंटू 1/2, इसे 2x लिखेंगे और x² प्लस 3, यहाँ पर इससे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए बाहर में 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, 1/7 यहाँ पर लिखते हैं माइनस 1/7, 1/x² प्लस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल अब यह इंटीग्रेशन 3/7 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 इसको लिखेंगे, 2x को लिखेंगे x² प्लस 3 का डैश मतलब डेरिवेटिव बाय x² प्लस 3 विदाउट डैश, 1/x² प्लस a², जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। यहाँ पर 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस c। एक स्टेप और लिखना होगा 3/7 इंटू लॉग मॉड x प्लस 2 2/7 f डैश x बाय fx, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड fx। बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं इसके बारे में। लॉग मॉड x² प्लस 3, यहाँ पर बिना मॉड के भी लिख सकते हैं इसको, चूँकि x² प्लस 3 ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/7√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस c। ठीक है, तो यह इसका फाइनल आंसर होगा। यह 5th टाइप का जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है, यह इस टाइप का, यह काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 5 से 7 मिनट इजीली वे में कूल होकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स जो सारे सिलेबस में, चाहे आप CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या आप ICSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, सारे बोर्ड्स में ऐसी 5 टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म को पढ़ना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एराइज यह होता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो तो हम वहाँ पर किस तरह से इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको समझते हैं अब। ठीक है, जैसा कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो कि होता है px/qx के फॉर्म में बता चुके हैं, दोनों का दोनों पॉलिनोमियल होता है। इसमें कंडीशन है कि डिग्री px का वह qx की डिग्री से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन है, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। किसी भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन को डिफाइंड किया गया इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल x³ प्लस 1 बाय x² प्लस 2, ऊपर का डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो यह प्रॉपर रैशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए तो हम पार्शियल फ्रैक्शन तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए जो रैशनल फंक्शन होना चाहिए वह इम्प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें 2 टर्म के सम के फॉर्म में लिखना होता है। जब भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमें वहाँ पर उसे सिंप्लीफाई करके 2 टर्म के सम के फॉर्म में लिखना होता है, जिसमें से एक टर्म पॉलिनोमियल होता है और दूसरा टर्म इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, इसको सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। x³ प्लस 1 ये जानते हैं, ये px और नीचे qx को रिप्रेजेंट करता है, तो x³ प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x² प्लस 2 से। ये एक्चुअल में डिवीजन आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर भी करना होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, तो ये x से इसको डिवाइड करना होगा, तो x इंटू x²।
एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स इंटू 2x, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब ये हो गया -2x + 1। तो अब जो रिमाइंडर आया है इसका डिग्री यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जिसे डिवाइड करना है इसका डिग्री 2 है, तो अब ये डिवीज़न तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये डिवीज़न अब यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अब जानते हैं ये क्या है, ये है px, ये है qx, ठीक है। ये है रिमाइंडर, ये कोसेंट हो गया। तो जानते हैं डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं x³ + 1 इक्वल्स टू x² + 2, x³ + 1 इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। डिवीजन के एल्गोरिथम से ये होता है, ये आपने क्लास 10th या 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर x² + 2 इंटू x प्लस -2x + 1, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x² + 1, x³ + 1 को डिवाइड किया गया है x² + 2 से, तो देयरफॉर x³ + 1 बाय x² + 2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसके इक्वल्स है, तो ये दोनों ही टर्म को डिवाइड करना होगा x² + 2 से। तो x² + 2 इंटू x बाय x² + 2 प्लस -2x + 1 बाय x² + 2। ये देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिखते हैं x³ + 1 बाय x² + 2। ये क्या हो गया, x प्लस -2x + 1 बाय x² + 2। तो ये देख सकते हैं ये क्या है, ये प्योर पॉलिनोमियल है और ये ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो ये प्योर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये कोसेंट है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, और ये क्या है, ये px है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो कुछ इस तरह से है, px बाय मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है mx, px बाय mx के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे, उसके बाद हम इसे लिखते हैं px बाय mx के फॉर्म में। हम क्या लिखेंगे, कोसेंट rx बाय px। तो इस px बाय mx को हम qx प्लस rx बाय px के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारे सामने एग्जाम्पल है, इसी से कंक्लूड करके हमने यहाँ पर निकाला है। ये एक्चुअल में क्या है, ये qx है कोसेंट, ये कोसेंट है जो डिवाइड करने पर यहाँ पर मिलता है, ये कोसेंट है, ठीक है, देख सकते हैं कोसेंट। और ये प्योर पॉलिनोमियल है, प्योर पॉलिनोमियल, ये ऑलवेज प्योर पॉलिनोमियल होगा। ये rx क्या है, रिमाइंडर, ये rx रिमाइंडर होगा, और px क्या है, ये डिवाइज़र, ये डिवाइज़र है, देख सकते हैं डिवाइज़र, ठीक है। और यहाँ पर ये rx बाय px, ये ऑलवेज प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, ये ऑलवेज प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक पॉलिनोमियल प्लस एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में। फिर इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हमें इस दो टर्म को इंटीग्रेट करना होगा। पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करना बहुत इजी काम है, और फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए अभी हम सीख चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आपको इस फॉर्म को याद रखना है। डिवीज़न करके सबसे पहले इसको इस दो फॉर्म के सम के फॉर्म में लिखना होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे जिसमें एक पार्ट पॉलिनोमियल होगा, दूसरा पार्ट प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का 5 में से कोई एक फॉर्म अप्लाई करके उसे सॉल्व करना होगा, और अल्टीमेटली हम इस इंटीग्रांड को इंटीग्रेट कर पाएंगे इजली वे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है।
जैसे ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो देख सकते हैं ऊपर का डिग्री 3 है और नीचे का डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसे जो अभी हमने आपको बताया है उस फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पी एक्स बाई क्यूब एम एक्स ये दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्चुअल में यहाँ पर डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करने जा रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन में। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो ये एक्स से डिवीजन होगा, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस वन, ये प्लस ये माइनस वन कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वन। हम देख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस वन रिमाइंडर है, इसका डिग्री 1 है और यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री 2 है, तो अब ये डिवीज़न फर्दर आगे नहीं होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसे लिखना होगा सबसे पहले कोसेंट एक्स प्लस रिमाइंडर 2x प्लस वन बाय डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें उसको यूज़ करके यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन को, एक कोसेंट जो प्योर पॉलिनोमियल होगा प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इस दोनों टर्म को इंटीग्रेट करना होगा, तो नाउ इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको इंटीग्रेट दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। अगर इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी करना होगा, इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 2x प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन। तो ये आई मेन इंटीग्रल हो गया, ये हो गया एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, और इसको लिखते हैं I1। अब I1 की वैल्यू हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके निकालेंगे। अगर ये बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी निकल सकता है तो आप इसको निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके ही इसको सॉल्व करेंगे। तो नाउ I1 है हमारे पास 2x प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब 2x प्लस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट फॉर्म पे यह इंटीग्रांड दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 2x प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इंटू एक्स माइनस वन। तो a बाय पहला लीनियर फैक्टर x प्लस वन प्लस b बाय दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस वन, इसको एज्यूम कर लेते हैं 3। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं 2x प्लस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इधर का एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ए जाएगा किसके साथ, x माइनस वन के साथ, तो a टाइम्स एक्स माइनस वन, और b जाएगा x प्लस वन के साथ, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 2x प्लस वन, ये a टाइम्स x माइनस वन एंड b टाइम्स x प्लस वन, दो डिफरेंट टाइप्स के लीनियर फैक्टर हैं, बारी बारी से दोनों को जीरो लेंगे, a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर वन x माइनस वन जीरो, इससे x का वैल्यू वन होगा, तो 2 इंटू यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू वन, तो 2 इंटू वन प्लस वन, a टाइम्स x माइनस वन, ये जीरो हो गया, वन प्लस वन, तो ये 2 वन जा 2 1 3 इक्वल्स टू 2b, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट टाइम हम x प्लस वन जीरो लेंगे। ठीक है, वन x प्लस वन जीरो, तो x का वैल्यू माइनस वन हो गया, तो 2 इंटू माइनस वन प्लस वन, a टाइम्स माइनस वन और ये b टाइम्स ज़ीरो, चूँकि x प्लस वन जीरो है, तो ये हो गया माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन, और a टाइम्स माइनस टू, देयरफॉर a इक्वल्स टू माइनस वन बाय माइनस टू मतलब 1/2। a का वैल्यू b का वैल्यू अब हम किस में रखेंगे, 3 में। ठीक है, फ्रॉम 3 2x प्लस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, a का मतलब a इंटू वन, b का मतलब b इंटू वन, तो a का वैल्यू कितना आया है 1/2 इंटू वन बाय एक्स प्लस वन, b का वैल्यू आया है 3/2
3/2 इंटू 1/x-1। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तभी तो I1 आएगा। और फिर हमें I निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम इसको इंटीग्रेट करते हैं। 2x+1/x+1 इंटू x-1, इसका इंटीग्रेशन मतलब इस दोनों टर्म का इंटीग्रेशन, तो इसमें 1/2 बाहर आएगा। 1/2 टाइम्स 1/x+1 का इंटीग्रेशन। दूसरा टर्म में 3/2 बाहर आएगा। 3/2 टाइम्स 1/x-1 का इंटीग्रेशन। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I1 को। 1/2 log mod x+1 प्लस 3/2 इंटू log mod x-1 प्लस c। ये I1 का वैल्यू अब हम 1 में रख देंगे, तो हमारा जो मेन इंटीग्रल है ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1, ये 1 है हमारे सामने, तो फ्रॉम 1 I = x²/2 प्लस I1 का ये वैल्यू हम रख देते हैं 1/2 log mod x+1 प्लस 3/2 log mod x-1 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। तो जब भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन का इंटीग्रैंड फाइंड करने के लिए दिया जाए तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर इस लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन के सारे ही कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो अगर आपने लेक्चर को बिना स्किप करके आखिरी तक देखा है तो शायद आप सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे इस लेक्चर से सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाए हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी लेक्चर हमारे इस चैनल पर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी।